कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और जो बसपा में है, चुनाव से लड़ रहा है, हाथी के चुनाव से, हमारा तो वही अपना है, वो कहीं जाए या कहीं से आए, हमें से कोई मतलब नहीं। इससे ज़्यादा कमिटमेंट मुझे नहीं लगता, इससे ज़्यादा समर्पण कहीं और देखने को मिल सकता है। तो मान्यवर जी, आपने इनका चयन किस आधार पर किया? क्या देख करके इनके अंदर वो कौन सी खूबी थी जो इनका आपने चयन किया, इन्हें प्रत्याशी बनाया महरौली जैसी अच्छी सीट पर? गोविंद जी, बहुजनों की नींव में सर्वजनों की बात करूंगा और सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से योगेश्वर सिंह बिष्ट जी को विधानसभा भेजने का कार्य करें, क्योंकि जिस प्रकार का कार्य शैली बसपा की रही है वो गुण सभी इनके अंदर विराजमान हैं और ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये बहुमत से पहुंचेंगे विधानसभा में, ऐसा मेरा विश्वास भी है। जय भीम, जय भारत। जय भीम। सम्मानित साथियों, बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों को सादर जय भीम। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हम मौजूद हैं बसपा के किसी कार्यालय में, और ज़्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए सीधे सीधे मिलवा देता हूं आपको। बहुजन समाज पार्टी की ओर से महरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे मान्यवर योगेश्वर सिंह बिष्ट, और प्यार से इन्हें योगेश जी कहा जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं योगेश जी और हमारे बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश महासचिव और इस वार्ड के प्रभारी माननीय नरेंद्र पाल सिंह जी भी साथ ही मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका हमारे बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों की ओर से। आपको सादर जय भीम। जय भीम जी माननीय, जय भीम। जय भीम, जय भीम। योगेश जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, भारत में बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका छोटा सा परिचय। आप तो अपने बारे में कम से कम शब्दों में जितना अधिकतम बता सकें, प्लीज़ एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर सिंह बिष्ट है। मूलतः मैं उत्तराखंड का अल्मोड़ा ज़िले के रहने वाला हूँ और वर्तमान में 1983 से महरौली में ही रह रहा हूँ। 1983 से मेरे सामाजिक जीवन की, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कार्यकर्ता तब से निरंतर रहा हूँ। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद में भी काम करने का मौका मिला, वनवासी कल्याण में वंचितों के लिए काम करने का मुझे मौका मिला है सारे इसमें। और 2001 में मैं युवा मोर्चे में महामंत्री के नाते बीजेपी का दिल्ली प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ। उसके बाद संगठन योजना के अनुसार संघ में कुछ दायित्वों पर काम करते हुए मैंने लगभग 5 वर्ष पहले माताजी के अस्वस्थ होने के कारण से संघ का दायित्व छोड़ा था, और उसके बाद निरंतर मैं पर्यावरण के लिए सक्रिय रहा हूँ पूरे उत्तर भारत में। एक संस्था है हमारी महिला टोली HMT, ज्योति डंगवाल जी जिसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, बच्चों के लिए संस्कार और पर्यावरण के लिए काम करने का, उसमें मैं लगातार समय देता रहा हूँ। पर सामाजिक काम करते हुए बात ध्यान आई है कि कुछ राजनीतिक लोग जिनकी ना कोई विचारधारा है और ना कोई नियम, समाज में इनकी स्वीकार्यता ना के बराबर है, लेकिन बड़े संबंधों के आधार पर, बड़े सूख के आधार पर, पैसे के बल पर कहीं ना कहीं वो हर संगठन में, राजनीतिक में भी, सामाजिक संगठन में भी थोप दिए जाते हैं। और उसके बाद सामान्य कार्यकर्ता के पास एक ही चारा रहता है कि सिवाय संगठन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसके पीछे चलना, पिछलग्गू बने रहना, मन मार के भी। ऐसे ही जीवन, मेरे जीवन में कुछ उदाहरण ऐसे बीच में आए, तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई जिस मूल विचारधारा के लिए हमने काम किया है वहाँ पर अपना विषय रखना चाहिए, और वो विषय मैंने रखा। लेकिन वहाँ पर उसकी कोई सुनवाई परिष्कार करने की दृष्टि से हुई नहीं। राजनीतिक तौर पर जिस संगठन से ऐसे लोग जुड़े थे जो लगातार समाज के सामाजिक कार्यों में रुकावट डालते हैं और समाज को पीड़ित करते हैं, यानी सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, पीड़ित करना उनका मूल स्वभाव है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब उस राजनीतिक संगठन में भी मैंने बात की, विषय रखा वहाँ पर, तो हमें अश्योर किया गया नहीं, हम ऐसे व्यक्ति को प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में जब से ऐसे घटनाक्रम एक के बाद एक कई सारे हुए हैं, तब से लगातार ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी और से और पदोन्नत करते जा रही है। और समझ में नहीं आता कि पिछली बार निगम के चुनाव में जिन व्यक्तियों की टिकट इसलिए काट दी गई कि उनका सार्वजनिक जीवन में अच्छा व्यवहार नहीं है, कार्यकर्ताओं का व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, ऐसा क्या फिल्टर्ड हो गया एकदम से वो व्यक्ति कि उसको यहाँ पर विधानसभा के लिए, उससे बड़ी दायित्व के लिए टिकट दे दिया गया, सब कार्यकर्ताओं के मना करने के बावजूद भी। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और उस संगठन के कार्यकर्ताओं की पीड़ा को किसी भी रूप में प्रकट करने के लिए कोई माध्यम बचा नहीं था।
तो हमने पीछे से विरोध करने के बजाय हमने, जैसा एक सार्वजनिक जीवन में एक अच्छे व्यक्ति का नियम है कि जो कुछ करें सामने करें, स्पष्टता से करें, हम लोगों ने उसके लिए स्पष्ट रूप से एक विकल्प की तलाश की। और मैं बहुजन समाज पार्टी का इस बात के लिए बहुत आभार मानता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में जब सामाजिक कार्यकर्ता निराश होकर बैठ गए थे और ये मानने लगे थे कि राजनीतिक लोग, बड़े बड़े रसूखों वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने रसूख के आधार पर अपनी बातों को बड़ा चढ़ा करके रख ही लेते हैं और आखिरकार कार्यकर्ता को उन्हीं की बात माननी पड़ती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़ करके, संपर्क करके, जिस तरह से मुझे कहा कि भी आपके सामाजिक कार्यों को हमें जानकारी मिली और अब जो विषय लेकर के, जो सिद्धों को लेकर, संघर्ष को लेकर आप मैदान में हैं, वो बिल्कुल हमारे जैसे विचार के हैं। और उस विषय में आप पीछे मेरे जितने भी यूट्यूब पर अभी मैंने वीडियोस दिए भेजे हैं, उन सब में एक बात ध्यान कराई है कि शहरी क्षेत्रों में जितना जातीय उत्पीड़न दलित समाज के साथ होता है, उससे कहीं ज़्यादा आर्थिक तौर पर जो दलित हैं, जो उनके साथ उत्पीड़न होता है। जितने भी लोग यहाँ पर आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, चाहे वो यहाँ स्थानीय लोकल लोग हों या दिल्ली के बाहर से अन्य क्षेत्रों से आए हुए सब लोग हों, आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोगों के साथ भी यहाँ पर व्यवहार बहुत सम्मानजनक रहता नहीं है। कुछ दबंग लोग जो अपने अप्रोच के आधार पर छोटे विषय, जल का, पानी का कनेक्शन लगाने से लेकर, बिजली का मीटर लगाने से लेकर, गली में सुधार से लेकर, सामान्य सी बात कहूँ तो पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लेके जाने तक के लिए दुखी रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको मजबूर होकर के मन महसूस कर रहना पड़ता है। मुझे ध्यान है, मेरे लिए बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके पास मैं गया, उनकी गली की समस्या थी, पार्षद ने बहुत समय तक गली बनाई नहीं, तो चलिए उन्होंने एक बात, बस मैं कहकर समाप्त कर रहा हूँ, उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि भाई साहब, मैंने कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी सेटिंग है। आज हम जिस कारण से मैदान में खड़े हैं, आपने बताया जीवन के परिचय के बारे में, मैं अपने जीवन में जिस संघर्ष में आज यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाईजैक के लिंकों को तोड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं की छाती पर चढ़ के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाले लोगों के लिए, और जो क्षेत्र की बदहाली ऐसे लोगों ने जो बिना ज़मीनी सोचे, बिना ज़मीन से जुड़े हुए सीधे सीधे पैराशूट से आकर के यहाँ चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों के उन संबंधों को तोड़ने के लिए और इस ताने बाने को तोड़ने के लिए, एक सहज सामाजिक जीवन जीने के लिए, लोगों को अच्छा माहौल देने के लिए मैदान में हूँ। और यही मेरे जीवन का अंतिम अभी तक का परिचय आपके सामने है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल शुरुआत से ही नारा रहा है कि संदेश है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेगी केवल बसपा सरकार। अब इससे कोई एक शब्द भी निकाल नहीं सकता। तो भारत में हम बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है ये। अक्टूबर 1996 से लगातार 2.25 करोड़ वोटों के साथ आज भी तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। उस दबे कुचले, शोषित, वंचित, गरीब समाज से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा अपने अनुभव बताइए। मतलब आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने को मिला? जी देखिए, पिछले 10-15 दिन से मैं लगातार संपर्क में हूँ। पूरी विधानसभा में घर घर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ क्षेत्र भी शायद छूटा हुआ है, वहाँ भी जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे लिए एक चमत्कार की बात सिर्फ ये है कि मुझे क्या लगता था कि एकमात्र कुछ संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता ही कमिटेड कार्यकर्ता हैं और विचार के लिए जुड़े हुए हैं। पर कल रात ही मैं रजोगरी पहाड़ी से निकल के आ रहा था, तो जंगल के बीचों जो महरौली और उसको जोड़ने का है, एक नई बात मैं जोड़ रहा हूँ कि पता नहीं विधानसभा का परिसीमन किस तरह से किया गया है कि इतने दूर के क्षेत्रों को महरौली से जोड़ दिया गया है, जहाँ जाना आना भी असंभव सा काम है। वहाँ से आते हुए रात को मुझे एक सामने साइकिल से आते हुए, गाड़ी से जब आ रहा था, तो एक बहुत गरीब से व्यक्ति ने साइकिल पर आते हुए, चप्पल पहने हुए व्यक्ति थे साइकिल पर, उसने हाथ दिया तो मैं रुका उसमें। तो मैंने कहा हाँ बताइए। मुझे लगा शायद वो किसी परेशानी में है, इसलिए शायद उसने हाथ दिया है। तो मैंने यहाँ बताइए। तो उसने कहा जी आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे हम कितने वर्षों तक इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारी पार्टी से यहाँ पर अच्छा के प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी आकर के चुनाव लड़े, और हमारा तो एक नियम है कि कोई आया कोई गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो हमारे चिन्ह हाथी के निशान पर खड़ा है वही हमारा है। आप मेरे लिए जो भी सेवा हो मुझे आप बताइए। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में सुबह से रात तक परेशान रहता है, वो चुनाव में ये पूछ रहा है कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। और जो बसपा में है, चुनाव से लड़ रहा है, हाथी के चुनाव से, हमारा तो वही अपना है। वो कहीं जाए या कहीं से आए, हमें से कोई मतलब नहीं। इससे ज़्यादा कमिटमेंट मुझे नहीं लगता, इससे ज़्यादा समर्पण कहीं और देखने को मिल सकता है। तो योगेश जी, अभी मैं फिर आऊँगा आपके पास। उससे पहले मान्यवर सरदार नरेंद्र पाल सिंह जी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं और इस जोन के प्रभारी भी हैं, वो भी साथ में बैठे हैं। तो मान्यवर जी, आपने इनका चयन किस आधार पर किया? क्या देख करके इनके अंदर वो कौन सी खूबी थी जो इनका आपने चयन किया, इन्हें प्रत्याशी बनाया महरौली जैसी अच्छी सीट पर? जय भीम गोविंद जी।
बसपा का जो क्राइटेरिया रहता है, बसपा शुरू से ही, जब आपने देखा होगा कि कार्य करने में विश्वास करती है, ना कि झूठे वादों पर। तो हम जब कैंडिडेट की तलाश में थे तो हमें किसी ने बताया योगेश जी के बारे में कि बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी कर्मठ जुझारू हैं, आवाज़ उठाते हैं गरीबों की, शोषितों की, सर्व समाज की। तो ऐसे कैंडिडेट बसपा बिल्कुल हम उस खोज में रहते हैं। अगर हमें ऐसा प्रत्याशी या प्रतिनिधि मिलता है तो हम उसे ज़रूर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमने योगेश जी को चुना है और उसका अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद इनके साथ में लगा हुआ हूँ पिछले एक हफ्ते से। तो जितना भी हमारा समाज है, सर्व समाज यहाँ, वो योगेश जी के साथ है और मुझे उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे और योगेश जी विधानसभा जाने का कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद सरदार नरेंद्र पाल जी। जैसा कि बसपा का तो शुरू से ही रहा है कि सर्व समाज, सर्व धर्म के समस्त समानता समर्थकों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। अब जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, जिन्हें बसपा से खौफ है, वर्तमान अगर दिल्ली चुनाव देखा जाए, दिल्ली क्या पूरे भारत में यदि चुनाव देखा जाए तो 543 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ था अभी। उसमें सर्वाधिक सीटों पर एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने 488 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ा। ना वो 38 दल वाले गठबंधनों की हैसियत की चीज़ थी, ना वो 28 दल वाले गठबंधन वालों के हैसियत की चीज़ थी। तो आप समझ सकते हैं कि बसपा कितनी मजबूत है। ये तो तब है जब इसको कोई भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, और हमारे शब्दों में कहें तो मनु मीडिया कहते हैं, ना तो टीवी, ना अखबार, ना कोई और टीवी पर होर्डिंग और तरह तरह के विभिन्न लाखों करोड़ों के प्रचार, उसके बावजूद जब बसपा इतनी मजबूत है, तो यदि आप थोड़े से अपने खुद के अपने जो पुराने कार्य किए हैं, जैसा आप बता रहे हैं लगभग 40 सालों से आप इस महरौली ज़िले में सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं और काम कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी पहचान है, बेहद सकारात्मक छवि है आपकी छवि और बहुजन समाज पार्टी की छवि साथ मिलकर के, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सीट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, जिस तरह से मैं सब जगह जा रहा हूँ और लोगों को बार बार ये लगता है कि यहाँ पर सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने जिन लोगों को टिकट दी है, जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, उनमें से एक भी व्यक्ति सामाजिक छवि का नहीं है। कोई आदमी अपनी निगम की सीट का दबदबा दिखाता है, कोई आदमी अपनी बड़ी पार्टी का दबदबा दिखाता है, और कहीं तो ऐसा भी आश्चर्य हुआ है कि कोई अपनी बिरादरी का दबदबा भी दिखा रहे हैं सारे में। ऐसे में हम जब लोगों के पास जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए, एक नारा है बहुत पुराना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज वो एक समय दिख रहा है कि अब तक जितने भी लोग यहाँ चुन करके आए हैं, से बहुत धनाढ़ लोग हैं या ऐसे बिरादरियों से हैं जिनका दबदबा यहाँ शुरू से रहा है। पहली बार प्रवासी होने के नाते, आर्थिक तौर पर कमज़ोर होने के नाते बावजूद भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जिस तरह से लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको ये काम 10 वर्ष पहले करना चाहिए था, आपने बहुत देर से शुरू किया, पर देर आए और दुरुस्त आए। तो मुझे लगता है कि जो भी सामाजिक सोच के लोग हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा पा रही है, और मेरे परिचित जो मेरे बचपन के साथी और आज तक जो साथी है, वो जहाँ भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वो अपने आप ही वहाँ से आगे चीज़ों को जोड़ रहे हैं। और जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो कभी अपने मोहल्ले में जाते हुए घबराते थे मेरे नाम से कि नहीं जी वो बहुजन समाज पार्टी तो छोटी पार्टी है, आपने ये कैसा निर्णय ले लिया, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, सब बातें कर रहे हैं। पर जिस तरह उन लोगों ने एकमत होकर के टोपी, पटका, झंडा लेकर के मेरे लिए प्रचार में निकले हुए हैं, मेरे कहीं और प्रचार करने के बावजूद अपने आप मुझे पता लगता है कि मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले से मेरी बात पहुँची हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत शीतलहर की तरह से बहुत सीम क्षेत्र में एक हवा चल रही है, और जो कहीं ना कहीं मुझे विजय के बहुत आगे तक ले जा सकती है। और मेरा आधार सिर्फ यही है कि यहाँ का जो दलित समाज है, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी, उन सब लोगों को आज तक यहाँ पर कभी भी उभर कर नेतृत्व करने का मौका मिला ही नहीं। आज एक सुनहरा मौका उन सबके सामने है, तो सब लोग पुरजोर कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं विजय होकर जाऊँगा और उन सबकी आकांक्षाओं को पूरा करूँगा। जी, बहुत बढ़िया सर। ये तो आशावादी सोच का परिचायक है और आप कितने सकारात्मक हैं, ये वो सोच झलकती है। यदि आप नहीं भी जीतते हैं तो क्या आप बसपा के साथ जुड़े रहेंगे और बसपा में रह करके काम करेंगे? तो इस पार्टी में कहीं से भी जरा सा भी आपको कोई, आपके आत्मसम्मान से आपको कोई समझौता करना पड़ा है क्या? देखिए, जहाँ तक है ना एक जाति की पार्टी की बात, तो उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार आई तो उनके सबसे निकट सलाहकार जो सतीश चंद्र मिश्रा जी थे। तो अगर हम बिरादरी की बात करें तो ऐसा विषय है ही नहीं। दूसरा क्या है कि भाई आज
जहाँ जहाँ भी आप मेरे जितने भी वीडियोज़ अब तक हैं, जितने भी चैनल से मेरे बाइट लिए हैं और इंटरव्यूज़ लिए हैं, उन सब में मैंने एक बात कही है सबको, अगर मैं जीता तो जीतने के बाद आपकी बात को मैं विधानसभा में इस ढंग से रखूँगा कि वो न कभी इतिहास में हुआ होगा, न भविष्य में कभी शायद कोई मेरी बात करे। और अगर मैं हार भी गया तो ही मैंने सबको ये वादा किया है कि मैं आपके साथ, आपकी तरह से आपके बीच में बना रहूँगा। तो कहीं भी ऐसा कारण उठता नहीं है कि हम किसी को छोड़ करके भागेंगे। जिस संघर्ष को हमने शुरू किया है, कार्यकर्ताओं की, दबे कुचले कार्यकर्ताओं की और समाज की कमज़ोर वर्ग की आवाज़ को उठाने का, उस काम में हम निरंतर लगे ही रहे हैं, लगे ही हुए हैं और लगे ही रहेंगे। किसी भी कारण से ये सोचना कि कोई दल किसी जाति विशेष का है, तो ये ना कुछ विरोधियों द्वारा फैलाई हुई अफवाहें होती हैं। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ समय पहले क्या कहा जाता था कि बनिए और पंजाबियों की पार्टी है जी, फिर कुछ ने क्या था, रिफ्यूजियों की पार्टी है जी, और आज क्या कहना शुरू कर दिया, हिंदुओं की पार्टी। क्या इसको मुस्लिम वोट नहीं मिलता क्या, क्रिश्चियन वोट नहीं मिलता क्या? मिलता है, पर क्या होता है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है तो हमेशा, जैसे हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य ने कहा, भाई पहले लोग आपका उपहास उड़ाते हैं जी, उसके बाद लोग आपका विरोध करते हैं और अंत में आपकी ओरिजिनलिटी की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जैसे सर्व समाज की बात की गई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग जो चुन करके जाएंगे, हमारे काम से जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, कि बात जब समाज के बीच में आएगी तो निश्चित तौर पर जो एक टाइटल हमारे साथ लगा दिया गया विरोधियों द्वारा, ये हट जाएगा। भारत की सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बसपा का दामन थामा है और अपने जैसे अपनों की आवाज़ को बुलंद करने की ठान ली है। तो अब ये आपकी रफ्तार बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब समय काफ़ी हो चला है। तो मैं चाहूँगा, मान्यवर आप दोनों से ही चाहूँगा कि आप चलते चलते अंत में अपनी जो खासकर महरौली की जनता और उसके साथ साथ पूरे देश के जितने भी हमारे सम्मानित बहुजन देखेंगे, उन सब के लिए एक सकारात्मक संदेश, वोट की अपील। पहले मैं आपकी बात को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं पीड़ित हूँ ऐसा नहीं है, मैं अपनी आवाज़ के लिए नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथी कार्यकर्ता, उनके साथ जो हुआ, क्योंकि मैं एक सार्वजनिक चैनल पर बोल रहा हूँ तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि संगठनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके वो कार्यकर्ता हैं, तो उनका मैं नहीं चाहता कि उनका कोई ख़राब मैसेज उनके लिए जाए। पर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार हुआ, बहुत पुराने कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार हुआ है, नए चुने हुए लोगों द्वारा, पैराशूट के नेताओं द्वारा, मैं उन सबकी पीड़ा के लिए खड़ा हूँ। मेरी अपनी कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे तो जिस संगठन मैंने काम किया है, सम्मान से काम किया है और मेरे कार्य को रिकमेंडेशन मिला ही मिला है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा, पार्टी भी नहीं कह सकते, कुछ लोगों के द्वारा जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया है, मैं उस पीड़ा के लिए लेकर के खड़ा हुआ हूँ। और इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि क्षेत्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सबके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ेगा कि कायरों की तरह पीछे से किसी के खिलाफ काम करने के बजाय अच्छा है शेरों की तरह सामने लड़ करके जीतो या हारो, लेकिन शेरों की तरह लड़ें, शेरों की तरह खड़े हों। ये विचार जब कार्यकर्ताओं में आ जाएगा तो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने के बजाय कार्यकर्ताओं की आशाओं को पूरा करें। जी मान्यवर, अब मैं चाहूँगा सरदार नरेंद्रपाल जी अपने समस्त बहुजनों को, क्योंकि आप तो पूरी दिल्ली को ही देख रहे हैं, लगभग हरियाणा से लगती हुई सभी 10 सीटों को आप पूरे जोन के प्रभारी हैं, तो अपने बहुजनों के लिए अंत में चलते चलते वोट की अपील। गोविंद जी, बहुजनों की नींव में सर्वजनों की बात करूंगा और सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से योगेश्वर सिंह बिष्ट जी को विधानसभा भेजने का कार्य करें, क्योंकि जिस प्रकार का कार्य शैली बसपा की रही है, वो गुण सभी इनके अंदर विराजमान हैं और ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये बहुमत से पहुंचेंगे विधानसभा में, ऐसा मेरा विश्वास भी है। जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद मेहमानों को भी, और काफ़ी देर हो चुकी है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम, जय बसपा।